ठीक है ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन क्या होता है उसके बारे में ही कंटिन्यू कर रहे थे। ठीक है, 4 टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम प्राइमरली, मतलब जो टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग होता है, ठीक है, सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड, सेमी सुपरवाइज्ड एंड रीइंफोर्समेंट, ये हम लोग देखे थे। सुपरवाइज्ड क्या होता था, हम लोग जब उसको ट्रेन करते हैं तो हम लोग लेबल्स भी देते हैं। ठीक है, मतलब हम लोग बताते हैं कि कौन सा इमेज किस ऑब्जेक्ट का है या किस आइटम का है। अनसुपरवाइज में क्या है कि हम लोग लेबल्स नहीं देते हैं, जस्ट इमेजेस से ट्रेन करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर टेस्टिंग के टाइम को डिटेक्ट कर लेता है तो हम लोग देखते हैं कि मॉडल सक्सेसफुल है। सेमी सुपरवाइज्ड रीइंफोर्समेंट क्या होता है, फीडबैक लूप। ठीक है, बार बार हम उसको फीडबैक देते हैं, ठीक है, कि वो सही पहचान पाया नहीं पाया, उससे फिर वो सीखता है। तो एमएल क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम, क्लासिफिकेशन जो है वो किसके अंदर आता है, सुपरवाइज लर्निंग के अंदर आता है एंड रिक्वायर्स प्रेडिक्टिंग अ कैटेगोरिकल आउटपुट। और हम लोग देखे ही थे कि क्लासिफिकेशन मतलब कोई कैटेगोरिकल आउटपुट आएगा। ठीक है, कि यस नो, पास फेल। ठीक है, तो उस तरह से कैटेगोरिकल आउटपुट आएगा। called target based on one or more input variables called features. The idea of classification is to fit a statistical model that relates a set of features to its respective target variable, to use this model to predict the output for future input observations. Okay. However, it is essential to keep in mind that predicting a single output variable will not always be the case. एक आउटपुट वेरिएबल को प्रेडिक्ट करना ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, तो अलग अलग टाइप का क्लासिफिकेशन होता है। ठीक है, वो हम लोग देखते हैं यहाँ पर। पहला है बाइनरी क्लासिफिकेशन। बाइनरी का मतलब क्या है, जैसे बाइनरी नंबर्स होता है, बाइनरी नंबर्स क्या होता है, 0 एंड 1। ठीक है, उसी तरह बाइनरी मतलब टू स्टेट्स होगा या टू कैटेगरीज होगा। ठीक है, तो बाइनरी क्लासिफिकेशन, this type of classification involves separating the data sets into two categories. ठीक है, two categories में separate करते हैं। It means that the output variable can take two values. ठीक है, दो values ले सकता है। The task of labeling an email as spam or not spam. ठीक है, लेबल कर रहे हैं बाइनरी क्लासिफिकेशन क्या, जैसे स्पैम या तो वो स्पैम होगा या नॉट स्पैम, स्पैम नहीं होगा। इनपुट वेरिएबल हेयर विल बी द कंटेंट ऑफ द ईमेल दैट वी आर ट्राइंग टू क्लासिफाई। ठीक है, तो क्या कंटेंट है, बेस्ड ऑन कंटेंट हम दो तरह से क्लासिफाई कर रहे हैं। ठीक है, या तो वो स्पैम होगा या नहीं होगा। तो कंटेंट क्या होगा, जैसे अगर सपोज कुछ मार्केटिंग एड्स हुआ, ठीक है, जो कि सेम टाइप ऑफ मार्केटिंग एड्स बहुत लोगों को भेजा गया, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकता है कि वो स्पैम हो। ठीक है, द आउटपुट वेरिएबल इज रिप्रेजेंटेड बाय 0 फॉर नॉट स्पैम एंड 1 फॉर स्पैम। जैसे लेटर्स है, क्लासिफाई हो रहा है, जिसके ऊपर स्पैम है उसको लेबल कर दे रहा है कि वो स्पैम है। तो कॉमनली यूज्ड बाइनरी क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम्स क्या क्या है, के नियरेस्ट नेबर, के एन भी बोलते हैं इसको, नेव बेस, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानेंगे, डिसीजन ट्री, एसवीएम। तो नियरेस्ट नेबर वाला हम लोग देखे भी थे, डेटा पॉइंट, फिर एसवीएम भी देखे थे। ठीक है, कि हाइपर प्लेन का कॉन्सेप्ट होता था एसवीएम में। ठीक है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन। तो उसके बाद ये था बाइनरी क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम्स में। उसके बाद है मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स। ठीक है, आउटपुट वेरिएबल कैन हैव मोर देन टू पॉसिबल वैल्यूज। बाइनरी में क्या था, दो वैल्यूज था। ठीक है, या तो स्पैम नॉट स्पैम, 0 1, पास फेल। ठीक है, इस तरह से। तो मल्टी क्लास में क्या है कि एक से ज्यादा दो से ज्यादा पॉसिबल वैल्यूज होगा। मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन मशीन लर्निंग एग्जांपल, आइडेंटिफाइंग द फ्लावर टाइप in case of the iris dataset, where we have four input variables: petal length, sepal length, petal width, sepal width, and three possible labels of flowers. ठीक है, iris setosa, iris versicolor and iris virginia। तो यहाँ पर तीन लेबल्स दे रहे हैं फ्लावर्स को। ठीक है, और 4 इनपुट वेरिएबल्स हैं, पेटल लेंथ, सेपल लेंथ, पेटल विड्थ, सेपल विड्थ, ये सारा कुछ। तो तीन तरह का फ्लावर्स यहाँ क्या हो जा रहा है, आइरिस सेटोसा,
ठीक है। तो ये ना 3 कैटेगरीज ऑफ फ्लावर है। तो हम लोग ये थोड़ा थोड़ा इसमें से डिफरेंस है, ठीक है, सब में कुछ डिफरेंस है। जैसे अगर आइरिस वर्सिकलर और आइरिस वर्जीनिया को देखें तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस हमको पता चल रहा है, ठीक है। मोस्टली सब सेम ही है, लेकिन कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है ही, ठीक है। थोड़ा कलर का शेड में, या पेटल का लेंथ में, पेटल का डिजाइन में, पेटल का विड्थ में, सेपल का विड्थ में, ठीक है। तो 3 पॉसिबल लेबल्स है यहाँ पर, ठीक है। तो मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन में क्या है कि उसमें से था कि 2 ही है, ठीक है। इसमें हम लोग 4 इनपुट वेरिएबल्स दे रहे हैं, पेटल लेंथ, पेटल विड्थ, सेपल विड्थ। इसके बेसिस पे वो 3 कैटेगरीज में बांटेगा, ठीक है, कि क्या वो फ्लावर कौन सा है, आइरिस सेटोसा है, आइरिस वर्सिकलर है, या आइरिस वर्जीनिया है, सॉरी वर्जीनिका है, ठीक है। तो ये एक बहुत मतलब कॉमन सा एग्जांपल है क्लासिफिकेशन में, ठीक है। इमेज प्रोसेसिंग में इमेजेस हम लोग देखते हैं, ठीक है, या इमेजेस से फिर वो आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। मल्टी लेबल क्लासिफिकेशन, extraordinary type of classification with multiple output variable for each instance, ठीक है। that is one instance can have multiple labels, एक से ज्यादा labels हो सकता है एक instance का। Single image may contain more than one object which can be labeled by the algorithm like bus, car, person, ठीक है। तो यही जो इमेज है इसमें बहुत सारा ऑब्जेक्ट्स दिख रहा है। अगर मैं इसमें बोलूं कि ये किस चीज का इमेज है, तो किस चीज का इमेज है ये बोलना बड़ा मुश्किल है, ठीक है। क्योंकि मल्टी इसमें क्या है, इसमें हमको अगर इस पिक्चर को थोड़ा सा हम बड़ा करें, ठीक है, अगर ये पिक्चर मैं दूं मशीन को और मैं बोलूं कि ये किस चीज का पिक्चर है, ठीक है, तो उसका कोई एक आंसर या 2 आंसर नहीं होगा, ठीक है। इसका बहुत आंसर हो सकता है, क्योंकि ये वाला जो इमेज है, ठीक है, अगर इसमें से इमेज आइडेंटिफाई करना है तो मेरे को बस भी दिख रहा है, ह्यूमन बींग्स मतलब पर्सन भी दिख रहा है, ठीक है, पीछे कार्स है वो भी दिख रहा है, लैंप पोस्ट है वो भी दिख रहा है, रोड है वो भी दिख रहा है, बिल्डिंग है वो भी दिख रहा है। तो मल्टी लेबल, ठीक है, इस तरह का जो इमेज है ये कोई एक चीज का इमेज नहीं होता है, ठीक है, इसमें बहुत सारा चीज आता है, ठीक है। तो इसमें कैसे लेबलिंग होगा, कैसे हम क्लासिफाई करेंगे कि ये किस चीज का इमेज है या क्या होगा, ठीक है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट किसमें कवर होता है, मल्टी लेबल क्लासिफिकेशन इन मशीन लर्निंग, ठीक है। इम्बैलेंस्ड क्लासिफिकेशन, इम्बैलेंस्ड क्लासिफिकेशन में क्या है, इंस्टेंसेस ऑफ द डेटा सेट हैव अ बायस्ड और स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। Imbalanced classification problem where the instances of the dataset have a biased or skewed distribution. In other words, one class of input variable has a higher frequency than the other. Imbalanced classification example देखते हैं. Detecting fraudulent transaction through a credit card in a transaction dataset. Usually such transactions are remarkably less in number and this would make it difficult for the machine to learn such transaction. Okay. क्रेडिट कार्ड में कब कब फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शन हो रहा है, ठीक है, तो ज्यादा वो कभी कभार ही हो सकता है, लेकिन जब होगा तो बहुत ज्यादा डेंजरस चीज है, ठीक है। तो रिमार्केबली लेस इन नंबर्स, ठीक है। तो जहां पर हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे कि जहां पर कम डेटा है, ठीक है, तो वहां पर उसको ट्रेन करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, ठीक है। अच्छा से ट्रेन करने के लिए हमको ह्यूज डेटा सेट्स का जरूरत पड़ता है, ठीक है। तो हम लोग क्लासिफिकेशन लर्निंग प्रॉब्लम्स जो है उसको सॉल्व करने के लिए मैथमेटिकल मॉडल्स का यूज करते हैं। वो मॉडल्स को हम लोग मशीन लर्निंग क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम्स भी बोलते हैं। कैसे टारगेट वेरिएबल्स रिलेटेड है इनपुट फीचर्स से, ठीक है। एस्टिमेटिंग अ फंक्शन प्रिडिक्ट्स द वैल्यू ऑफ आउटपुट वेरिएबल बाय टेकिंग द एसोसिएटेड फीचर एज एन इनपुट। वी कैन राइट दिस एज y dash equal to f(xi), where y dash I represent the predicted response for the output variable. Classification algorithm in machine learning data pre-processing. Before we apply any classification to our data set, we must thoroughly understand the input variables and output variables. In classification learning problems, the target is always qualitative, but sometimes even the input values can be categorical. Category हो सकता है, categorical हो सकता है.
तो जैसे जेंडर ऑफ द कस्टमर्स इन फेमस मॉल, कस्टमर डेटा सेट, ठीक है। क्लासिफिकेशन, कन्वर्ट द वेरिएबल इनटू न्यूमेरिकल वैल्यू। तो first step in the working of a classification algorithm is to ensure that variable, whether input or output, have been encoded correctly, ठीक है, उसको encode किया गया है। Classification algorithm in machine learning, creating, testing and training data set, ठीक है। तो डेटा सेट को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, टेस्टिंग डेटा सेट एंड ट्रेनिंग डेटा सेट। ट्रेनिंग डेटा सेट टू मेक और मशीन लर्निंग लर्न द पैटर्न बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट वैल्यूज। टेस्टिंग, उसको टेस्ट किया जाता है। तो जो हम लोग पढ़े हैं उसी में वही चीज डिस्कस हो रहा है। टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन में डिफरेंट टाइप्स क्या क्या है, क्लासिफायर्स क्या क्या है। नेव बायस क्लासिफायर्स, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट, एसवीएम, के नियरेस्ट नेबर, के मींस क्लस्टरिंग। नेव बायस क्लासिफायर क्या उसमें क्या होता है वो थोड़ा हम लोग देखते हैं, ठीक है। नेव बेस्ड क्लासिफायर जो है वन ऑफ द मोस्ट सिंपलेस्ट होता है, और नेव बेस्ड थ्योरम जो होता है प्रोबेबिलिटी में, ये उसके ऊपर बेस्ड होता है, ठीक है। तो बेस्ड थ्योरम जो है प्रोबेबिलिटी का, ये फॉर्मूला देता है कि पी वाई, जैसे यहाँ पर क्या है, पी वाई एक्स इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इवन दैट एक्स हैज ऑलरेडी अकर्ड, ठीक है। पी वाई एक्स मतलब कि y कितना टाइम्स अकर हो रहा है जब x अकर हुआ है, ठीक है। यानी अगर हम डाइस फेंकते हैं और ये प्रोबेबिलिटी है कि उसमें से 6 कितना बार आएगा, तो डाइस फेंकेंगे तो ही 6 आएगा, ठीक है। सपोज x हैज ऑलरेडी डाइस फेंके और कितना प्रोबेबिलिटी है कि जितना डाइस फेंके उसमें से 6 आने का प्रोबेबिलिटी कितना है, ठीक है। तो इसमें px ये फॉर्मूला यूज होता है, उसमें px क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट x, ठीक है, कितना बार डाइस फेंके हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट y, py प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट y मतलब कितना बार 6 आया, ठीक है। x by y likelihood of event x given a fixed value of y. If x represents a feature variable and y represents a target variable, then Bayes classifier will assign that label to feature that produces highest probability. For simplicity, consider a two-class problem where the feature variable can have two possible values, y equal to 1 and y equal to 0. Then Bayes classifier will predict class 1 if p are y equal to 1, x equal to x0 greater than 0.5, and class 2 otherwise. More than one feature, we can use the following formula for evaluating the probability. Y to x1, x1, x2, x1 equal to x1, x2 equal to x2, py, where we have assumed that the two features x1 and x2 are independent of each other. In fact, because of this assumption, the word naive is attached. Naive मतलब वो बेस नेव हम लोग यूज करते हैं बिकॉज इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है, टू फीचर्स जो है। एग्जाम्पल थोड़ा देखते हैं, नेव बेस्ड एग्जाम्पल। तो एक डेटा सेट है where the sports person plays or not was observed along with weather condition, ठीक है। तो दो चीज हम लोग दो वेदर कंडीशंस है, ठीक है, एक ह्यूमिडिटी और एक विंड, दो वेदर कंडीशन है। तो हम लोग देखेंगे कि किस वेदर कंडीशन में प्लेयर प्ले करता है। तो नेक्स्ट टाइम ये हम लोग उसको ट्रेन कर रहे हैं, तो नेक्स्ट टाइम हम लोग उस कुछ मतलब वैल्यू देंगे तो उस पर हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि स्पोर्ट्स पर्सन जो है वो प्ले करेगा कि नहीं करेगा। तो हाई ह्यूमिडिटी एंड वीक विंड रहेगा तो स्पोर्ट्स पर्सन प्ले नहीं करेगा। हाई ह्यूमिडिटी और स्ट्रॉन्ग विंड रहेगा तो भी स्पोर्ट्स पर्सन प्ले नहीं करेगा। हाई ह्यूमिडिटी वीक विंड रहेगा तो स्पोर्ट्स पर्सन प्ले कर भी सकता कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड जो है एक बार नहीं भी खेल रहा है और एक बार खेल रहा है, ठीक है, मतलब इसका 50-50 चांसेस है। हाई ह्यूमिडिटी हुआ, वीक, ये डिफरेंट डेट्स, सपोज हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि डिफरेंट डेट्स में किस तरह का वेदर कंडीशन था और उस टाइम पे आउटकम क्या आया था, ठीक है। तो सपोज पहला तारीख को हाई ह्यूमिडिटी वीक विंड था तो नहीं खेला, हाई ह्यूमिडिटी स्ट्रॉन्ग विंड था तो नहीं खेला। तीसरा तारीख को हाई ह्यूमिडिटी वीक विंड था फिर खेला, हाई ह्यूमिडिटी वीक विंड था खेला, नॉर्मल एंड वीक था फिर भी खेला, नॉर्मल और स्ट्रॉन्ग था नहीं खेला, नॉर्मल और स्ट्रॉन्ग था एक बार नहीं खेला एक बार खेला, ठीक है। तो इस तरह से डेटा सेट्स है, ठीक है।
तो इस तरह से अगर मेरे को प्रिडिक्ट करना है कि क्या उसका प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, क्या चांसेस है कि वो खेलेगा, ठीक है, तो y yes, x1 हाई, x2 स्ट्रॉन्ग, ठीक है, तो ये फॉर्मूला पे लगा दिए जस्ट वैल्यूज, ठीक है, तो कितना टाइम्स अकर हो रहा था 1/9, टोटल 14 इसमें वैल्यूज था, है ना, 14 में कितना टाइम्स उसका, कितना टाइम्स इस तरह का कंडीशंस था, तो 9/14, 3/14, तो प्रोबेबिलिटी आया यहाँ 2/3, ठीक है, 2/3 इज द प्रोबेबिलिटी कि वो खेल सकता है, ठीक है, कोई भी गिवन कंडीशन, मतलब जब ह्यूमिडिटी हाई रहेगा, विंड स्ट्रांग रहेगा, तो क्या प्रोबेबिलिटी है, तो हम लोग जस्ट फॉर्मूला में उसको बिठा दिए, ये फॉर्मूला आ गया, ठीक है। एडवांटेजेस क्या क्या है देखते हैं, सिंपल एंड इम्प्लीमेंटेशन इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, टाइम रिक्वायर्ड इज लेस, performs well, input variable have categorical values, good result for complex real world problem, perform well in case of multi-class algorithm, it assumes independence among feature variable, ठीक है, बैड एस्टिमेटर है वो उसका डिसएडवांटेज है, one can avoid the situation by using smoothing procedures such as Laplace estimation, spam classification, email is spam or not, relatively fast and predict the target variable in real time, sentiment analysis, ठीक है, वो करता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ठीक है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन भी सिमिलर ही होता है बेस क्लासिफायर, एंड इसका भी अपना एक लॉजिस्टिक फंक्शन होता है, ठीक है, पी एक्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, ई एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट होता है टू द पावर बीटा b0 plus b1 x by 1 plus e to the power b0 plus b1 x, तो फिट्स द पैरामीटर, तो इसका ये फॉर्मूला है, ठीक है, पी एक्स अगर बहुत ज्यादा पैरामीटर्स हुआ तो उसके हिसाब से, ठीक है, जितना फीचर वेरिएबल होगा उसके हिसाब से फिर वो फॉर्मूला में चेंजेस आ जाएगा, ठीक है। एडवांटेजेस क्या है, सिंपल मॉडल, लिटिल टाइम फॉर ट्रेनिंग, लार्ज नंबर ऑफ फीचर्स, डिसएडवांटेज क्या है, रिग्रेशन इट्स नेम विच इज यूज फॉर क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम, हम लोग यूज करते हैं, बाइनरी क्लासिफिकेशन में हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, मल्टी क्लासिफिकेशन में उतना ज्यादा रिस्पॉन्स उसका नहीं अच्छा है। एप्लीकेशन क्रेडिट स्कोरिंग, ठीक है, क्रेडिट स्कोरिंग मतलब लोन लिया है, कितना चांसेस है कि लोन को वो चुकाएगा, ठीक है। यूजर बिहेवियर, यूजर का बिहेवियर प्रेडिक्ट करने के लिए। डिस्क्रीट चॉइस एनालिसिस, कैटेगोरिकल प्रेफरेंस ऑफ द पीपल, which car to buy, which school or college to attend based on attribute of people and diverse options available to them. उसके बाद डिसीजन ट्री, हम लोग डिसीजन ट्री पहले भी देखे थे कि किस तरह का डिसीजन ट्री होता है, ठीक है, उसको बड़ा कर दे रहे हैं, अब दिख रहा है ना ठीक से, यस सर। तो डिसीजन ट्री, ठीक है, रियल लाइफ में भी अगर हम लोग इस तरह से डिसीजन लें तो हम लोग देखेंगे कि हम लोग को मतलब करेक्ट डिसीजन पे पहुंचने में हेल्प हो रहा है। डिसीजन ट्री क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम involves dividing a data set into segments based on certain feature variables from the data set. Threshold value for this division are usually the mean or mode of the respective feature variable. As a tree can represent the set of splitting rules used to segment the data set, this algorithm is known as decision tree. Will I eat the burger or not? Burger मेरे को खाना है या नहीं, ठीक है, तो 9 जन खा रहे हैं, 7 जन नहीं खा रहे हैं, ठीक है, यस, यस होने से क्या मैं डाइट पे हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जैसे अगर मैं यहाँ पर ऐसे सवाल पूछता हूँ, ठीक है, कुछ लोगों से कि मेरे को बर्गर खाना चाहिए या नहीं, ठीक है, तो बर्गर खाने के लिए मेरे को पहले ये सवाल का जवाब देना होगा कि मैंने पहले बर्गर खाया है या नहीं, ठीक है, तो अगर हाँ, ठीक है, इसमें 9 जन है जिसने पहले बर्गर खाया है, 7 जन है जिसने नहीं खाया है, ठीक है, तो अगर हाँ मैंने पहले खाया है या मैंने पहले नहीं खाया है तो फिर खा लेना चाहिए, 1 जन खा रहा है, 3 जन उसमें से नहीं खा रहा है, ठीक है। अगर मैंने पहले बर्गर खाया है तो मुझे ये चेक करना होगा कि मैं डाइट पे हूँ या नहीं,
ठीक है। तो वैसा कंडीशंस कितना हो रहा है, 8 जन खा रहा है, 4 जन 9 खा रहा है। तो यहाँ 8 + 1 9 हो गया, ये 9 हो गया, एंड 4 + 3 4 + 3 एक मिनट। जैसे मैं शुरू में बोला कि कितना हैव आई ट्राइड, मैंने पहले बर्गर खाया है या नहीं, तो 9 जन बोला हाँ पहले खाया है, 7 जन बोला कि नहीं खाया है। ठीक है, तो जिसका आंसर नो है, नहीं खाया है, तो ऐसा कौन है, एक ही जन उसमें से ऐसा है, ठीक है, जो फिर ईट द बर्गर खा रहा है, एंड 3 जन नहीं खा रहा है। तो यहाँ 3 + 4 कितना हो गया, 7 आ गया। खाया है किसने, 9 ने, 1 + 8 9 हो गया। तो यहाँ पर भी 8 जन है। तो एम आई ऑन स्ट्रिक्ट डाइट, यस, अगर यस है तो डोंट ईट द बर्गर। फिर 0 कोई नहीं खा रहा है, मतलब 0 जन खाया और 4 जन तो नहीं है खाया। ठीक है, ये 4 ही जन था इसमें से। ठीक है, तो 4 प्लस ये 4 + 0 कितना हुआ, 4 हुआ। ठीक है, तो ईट द बर्गर। एक मिनट, तो 0 ईट 4 डोंट ईट, तो 4 4 ये मैच हो गया इधर। तो ये था डिसीजन ट्री। ठीक है, इस तरह से हम ये इसी को हम लोग डिसीजन ट्री बोलते हैं। ठीक है, तो split into segments based on output variable. The outcome is one that has higher proportion of a class. The question is quite natural to ask is what criteria this algorithm used. Uh, what criteria this algorithm uses to split the data? There are two widely used measures to test the purity of the split. A segment of data set is pure if it has data points of only one class. The first one is Gini index. ठीक है, तो ये just formulas है कुछ, ये कुछ स्टैटिस्टिकल फॉर्मूलाज है। एडवांटेजेस क्या क्या है, अलाउस फॉर अनकॉम्प्लिकेटेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ठीक है, उतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, 2 स्टेप हम फॉलो करते हैं। ठीक है, easier to interpret and explain. Decision tree mimic the way human make decisions in every life. ठीक है, हम लोग भी डिसीजन ट्री के जैसे ही कुछ कुछ डिसीजंस लेते हैं कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो सोचते हैं क्या एडवांटेजेस है, ये करेंगे तो क्या होगा, वो करेंगे तो क्या होगा। They smoothly handle qualitative target variables. They handle non-linear data effectively. Advantages of decision tree classification algorithm. They may create complex tree which sometimes becomes irrelevant. They do not have same level of prediction accuracy as compared to other algorithms. Applications किसमें किसमें हो रहा है, sentiment analysis and product selection. Sentiment analysis, classification algorithm in text mining to determine a customer's sentiments towards a product. Company can use decision tree to realize which product will give them higher profit on launching. रैंडम फॉरेस्ट, ठीक है, रैंडम फॉरेस्ट, फॉरेस्ट मतलब क्या होता है, बहुत सारा ट्रीज होता है जिसमें, उसी को हम लोग फॉरेस्ट बोलते हैं। तो रैंडम फॉरेस्ट में क्या है, रैंडम फॉरेस्ट इन्वॉल्व प्रोसेसिंग मेनी डिसीजन ट्रीज, बहुत सारा डिसीजन ट्रीज को जब हम लोग प्रोसेस करते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अभी इससे आगे हम लोग डिसीजन ट्री ही पढ़े पहले। तो बहुत सारा डिसीजन ट्रीज को अगर हम प्रोसेस करते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रैंडम फॉरेस्ट। वी इवेल्युएट ईच ट्री एज फॉलोज। कैसे इवेल्युएट करते हैं, ये स्टेप्स लिखा हुआ है, ये तीनों जो लिखा हुआ है ना, ठीक है, ये स्टेप्स है। ठीक है, ये 3 स्टेप्स है। फर्स्ट, सैंपल ऑफ द डेटा सेट आर क्रिएटेड बाय टेकिंग डेटा पॉइंट। पहले हम लोग डेटा पॉइंट लेके हम सैंपल्स क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट, वी डू नॉट यूज ऑल इनपुट वेरिएबल्स टू क्रिएट डिसीजन ट्रीज, वी यूज ओनली अ सबसेट ऑफ अवेलेबल वंस, एक सबसेट ही यूज करेंगे।
Each tree is allowed to grow to the most considerable length possible and no pruning is involved. कोई pruning involved नहीं है. Advantages of random forest classification algorithm. Advantages क्या है? Efficient when it comes to large data sets. Allow estimating significance of input variables in classification. More accurate than decision trees. Disadvantage: complex implementation takes more time to evaluate. Credit card default compares random forest to predict whether the cardholder will default on their debt or not. Stock investors use to indicate a particular stock trends and analyze loss and profit from it. Product recommendation: one can use it to recommend product to a user based on their preferences. Support vector machine: this algorithm utilizes support vector classifier with an exciting changes that make it suitable for evaluating a non-linear decision boundary, and that becomes possible by enlarging the feature variable space using special function called kernels. The decision boundary that this algorithm considers allow labeling the feature variable to a target variable. ठीक है. SVM का हम लोग डायग्राम एंड ये सब चीज तो देख ही लिए थे. एक मिनट. तो advantages of SVM classification algorithm. Okay. It makes trading the data set easy, perform well when the data is high dimensional. ऐसा फॉर्मूला से ये सब हम लोग को याद रखना होता है. ठीक है. क्या किस क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहा है, ये फॉर्मूला से ही हम लोग जो वैल्यूज है वो फाइंड आउट करते हैं. Training and testing. Disadvantages: does not perform well when the data has noisy elements, sensitive to kernel functions, so they have to be chosen wisely. Application of SVM classification algorithm क्या क्या है? Application of SVM classification algorithm. Phase detection. ठीक है. Phase detection, it is used to read through images and identify whether it contains a phase or not based on usual human features. Image classification, one of the image classification algorithm used to classify images based on their characteristics. हैंड रिटन कैरेक्टर रिकॉग्निशन, जैसे कुछ कुछ एप्स आता है जहां पर हम लोग हैंड राइटिंग में कुछ देते हैं तो वो टेक्स्ट एज अ टेक्स्ट आइडेंटिफाई कर लेते हैं. ठीक है. उसके बाद आते हैं हम लोग के नियरेस्ट नेबर क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम. ये हम लोग डिस्कस भी किए थे. ठीक है कि इस तरह का कुछ पॉइंट्स है तो उसमें से अगर ये स्टार, सपोज पिंक डेटा पॉइंट्स है एंड ग्रीन डेटा पॉइंट है, तो अगर ये स्टार ये हम लोग का डेटा पॉइंट है, हमको फाइंड आउट करना है कि ये स्टार बिलोंग्स टू द पिंक डेटा पॉइंट या ग्रीन डेटा पॉइंट. तो हम लोग क्या करेंगे, एक सर्कल, वहां से एक सर्कल या कुछ एक एरिया इनक्लोज कर लेंगे और देखेंगे कि वहां पर नियरेस्ट नेबर्स कौन है. जैसे इसमें 3 पिंक है और 1 ग्रीन है,
तो ये पॉसिबिलिटी है, ये जो स्टार है वो मतलब पिंक ही है, ठीक है। तो इस तरह से काम करता है। तो works on identify k nearest neighbors to give a observation point. It then evaluates the proportion to each type of target variable using the k point and then predict the target variable with the highest ratio. For example, consider the following case where we have to label a target value to point x. Then if we take 4 neighbors around it, this model will predict that the point belongs to the class with the color pink. Advantages of k nearest neighbor classification algorithm. One can apply to data sets of any distribution. कोई भी data sets में apply हो जाएगा. Easy to understand and quite intuitive. Okay, समझना आसान है. Disadvantages easily affected by outliers. जैसे outlier हम बताए कि कोई abrupt values, ठीक है, beyond the boundaries कुछ हुआ तो outlier से भी affect हो सकता है. Bias towards a class that have more instances, ठीक है. अभी इसमें क्या है कि ऐसा जरूरी नहीं भी हो सकता है ये ग्रीन का ही पार्ट हो, ठीक है. तो ये सर्कल बनाना कोई गारंटी नहीं है कि ये इसका ही होगा, ठीक, हो सकता है ग्रीन का ही पार्ट हो, लेकिन हम लोग देखें कि इससे ज्यादा नेबर्स है तो ये इसी का पार्ट है, ठीक है. तो ये बायसनेस हो ही सकता है. Sometimes challenging to find optimal number for k. Application detecting outliers, identifying similar documents. K mean clustering, K नॉन ओवरलैपिंग ग्रुप्स, ठीक है. ये उसका स्टेप्स है. असाइन नंबर फ्रॉम 1 to k randomly to each input variable. Repeat the step until the cluster assignment remain unchanged. Evaluate the cluster centroid. Assign each input variable set to the cluster whose centroid is closest. Advantages of KNN classification algorithm. We apply it to large data sets. It is effortless to implement. Guarantees convergence for locating cluster. Limitation as one has to provide the value of k initially. Sensitive to outliers. Ad recommendation. Companies can identify clusters of customers who share money, spending habits, and present advertisement that they're more likely to buy. Identify crime zones in a city. Document classification. Identify documents written on a similar topic. तो हम लोग अभी देखें कि बहुत सारा क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम्स है, जैसे के नियरेस्ट नेबर, ठीक है, के मीन क्लस्टरिंग, फिर यहाँ पर एसवीएम, फिर रैंडम फॉरेस्ट, फिर डिसीजन ट्री, ठीक है, फिर लॉजिस्टिक रिग्रेशन, फिर नेव्स बायस क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम, ठीक है. तो इतना सारा तरीका का एल्गोरिथम्स हम लोग देखे हैं, ठीक है. लेकिन कभी कभार ये सवाल आ सकता है कि आखिर किस सिचुएशन में कौन सा एल्गोरिथम को हमको यूज करना है, ठीक है, किस सिचुएशन में कौन सा एल्गोरिथम को हमको यूज करना है. तो इसके लिए मतलब क्या क्या चीज होना चाहिए, कैसे हम डिसाइड करेंगे, ठीक है. तो पहला है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन. पहले ये देखना होगा कि प्रॉब्लम क्या है, ठीक है. अगर सुपरवाइज्ड क्लासिफिकेशन है तो हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन या रैंडम फॉरेस्ट या डिसीजन ट्री यूज कर सकते हैं. या अनसुपरवाइज्ड अगर क्लासिफिकेशन केस है, ठीक है, तो फिर हम क्लस्टरिंग एल्गोरिथम्स यूज कर सकते हैं. फिर देखेंगे साइज ऑफ द डेटा सेट. जैसे कुछ मतलब डेटा सेट में बायस हो सकता है या नहीं, या कौन सा एल्गोरिथम फास्ट है या नहीं, ठीक है. अगर स्मॉल है डेटा सेट, ठीक है, तो हम लोग लो बायस हाई वेरिएंस एल्गोरिथम जैसे कि नेव बायस है वो यूज कर सकते हैं, ठीक है. अगर लार्ज डेटा सेट है तो फिर वहां पर हाई बायस लो वेरिएंस जैसे KNN है, ठीक है, वो यूज कर सकते हैं. डिसीजन ट्री या SVM वो यूज कर सकते हैं. प्रिडिक्शन एक्यूरेसी. Accuracy of the model is a parameter that tests how good is a classifier is, how well the predicted value predicted output value match the correct output value, ठीक है. तो higher accuracy is desirable. ट्रेनिंग टाइम, कितना ट्रेनिंग लग रहा है, ठीक है. कॉम्प्लेक्स जैसे एसवीएम या रैंडम फॉरेस्ट जो है बहुत ज्यादा टाइम लेता है कंप्यूटेशन के लिए, ठीक है. लॉजिस्टिक रिग्रेशन जो है इजियर टू इम्प्लीमेंट, ठीक है. लिनियरिटी ऑफ डेटा सेट. Not always there is a linear relationship between input variable and target variable. Essential to analyze this relationship and choose the algorithm carefully, as a few of them are restricted to linear data sets. Number of features. Data set may contain unnecessarily many features and not all of them will be relevant, ठीक है. Classification algorithm, machine learning.
तो कहाँ कहाँ यूज होता है? ई कॉमर्स प्रोडक्ट रिव्यूज, पेयर वाइज रैंकिंग एंड सेंटिमेंट एनालिसिस, फिर टॉकिंग डेटा, एड ट्रैकिंग, फ्रॉड डिटेक्शन, हाउ टू प्रिपेयर टेस्ट डेटा फॉर योर मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट, मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन, प्रिडिक्टिंग लोन डिफॉल्ट, एनएलपी प्रोजेक्ट, कैगल, कोरा क्वेश्चन पेयर सॉल्यूशंस। ये सब में रियल लाइफ एप्लीकेशंस यूज होता है, ठीक है। Both classification and prediction are important techniques in the world of data mining. Okay. So classification क्या है? Used to categorize the data depending on the similarities. The foremost goal of classification is to correctly predict the target class for each point in the data. ठीक है. Prediction मतलब predict the missing data. हम लोग predict करते हैं इसमें. ठीक है. तो ये तो हम लोग डिफरेंस पहले भी देख चुके थे. Predict the missing or unavailable value. Categorize, classification categorize करते हैं. Accuracy, how you guess the data, ये हम लोग पहले भी देख चुके थे. यहाँ डेटा माइनिंग का कुछ डेफिनेशंस है. प्रिडिक्टिव एनालिसिस, आइडेंटिफाइंग पैटर्न एंड रिलेशनशिप्स, several step data collection, cleaning, expression, feature selection, model training and evaluation, various industries and use cases, finance, healthcare, marketing, customer relationship. Predictive analysis can forecast sales, identify fraud, predict customer churn, optimize market campaigns. Data mining is discovering and gathering patterns in dataset, while predictive analysis uses pattern to predict future events. Can help business and operation, including fraud detection, risk management, cyber security planning, and other key business operation. Predictive analytics uses the knowledge gleaned from data mining to forecast future events. Predictive analytics and data mining use statistical algorithm and machine learning models. Critical component of predictive analytics: identify relationship between variable, analyzing historical data, uncover hidden patterns. तो डेटा माइनिंग अप्रोचेस क्या क्या है? रिग्रेशन एनालिसिस, डिसीजन ट्री, न्यूरल नेटवर्क, क्लस्टर, एसोसिएशन रूल माइनिंग, टाइम सीरीज, ये सब हम लोग देखे ही हैं. लॉजिस्टिक रिग्रेशन कहाँ कहाँ यूज होता है? स्पैम डिटेक्शन में, मेडिसिन, मार्केटिंग, बैंकिंग. रूल इंडेक्शन इज अ डेटा माइनिंग वेयर वी कैन एक्सट्रैक्ट रूल बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन. इफ देन फॉर्म में हम लोग रूल करते हैं. न्यूरल नेटवर्क्स में क्या होता है ना, इनपुट और आउटपुट के बीच में एक हिडन लेयर होता है, ठीक है. इस आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स में, ठीक है, हिडन लेयर होता है. हम लोग इनपुट्स देते हैं, वो हिडन लेयर्स में जाता है, फिर वो आउटपुट प्रोड्यूस करता है. मिमिकिंग द वे ह्यूमन ब्रेन प्रोसेसेस, जैसे ह्यूमन ब्रेन काम करता है. न्यूमेरिकल एट्रीब्यूट्स के लिए न्यूरल नेटवर्क, ये सब जस्ट जानना है, ठीक है. क्लस्टरिंग तो हम लोग किए कि क्लस्टर्स बनाते हैं, सेट ऑफ इनटू ग्रुप्स और क्लस्टर्स इन विच ऑब्जेक्ट्स, एक ग्रुप का ऑब्जेक्ट जो है सिमिलर होता है और एक ग्रुप से. K-mean is an iterative unsupervised algorithm. We do not know how many clusters the data is supposed to have or where each point is supposed to belong. रिस्क मैनेजमेंट में भी यूज होता है, ठीक है. प्रेडिक्टिव एनालिसिस कैन बी यूज्ड टू हेल्प फैक्टर इन unexpected risk to make them risk identification simpler. क्लस्टर एनालिसिस के बारे में थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है. Cluster is also known as clustering, is a method of data mining that groups similar data points together. The goal of clustering is to divide data into groups as the data points within each group are more similar to each other than data points in other group. Process to find similar groups of objects in order to form clusters. It is an unsupervised machine learning based algorithm that acts on unlabeled data. Properties of clustering थोड़ा देखते हैं यहाँ पर. Clustering scalability, ठीक है. High dimensionality, algorithm usability with multiple data kinds, dealing with unstructured data, interpretability. क्लस्टरिंग स्केलेबिलिटी मतलब वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा जो है, स्केलेबल मतलब उसको हम लोग
बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, यही चीज है, ठीक है। हाई डायमेंशनलिटी, हाई डायमेंशनल स्पेस यानी ज्यादा फीचर्स, ज्यादा कॉलम साइज या साइज को हैंडल कर सकता है। मल्टीपल काइंड्स ऑफ डेटा एल्गोरिदम के साथ यूजिबिलिटी, ठीक है। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के साथ भी डील कर सकता है क्लस्टरिंग एल्गोरिदम्स। इंटरप्रेट, इजीली इंटरप्रेट है, इंटरप्रेट कर सकते हैं। There should be no group without even a single purpose. Agglomerative approach, this is divisive approach, density based approach, grid based approach, model based approach, constraint based approach. Cluster analysis का application widely used in image processing, data analysis, pattern recognition, biology by deriving animal and plant taxonomies, information discovery by classifying documents on the web. एडवांटेजेस क्या है? पैटर्न एंड रिलेशनशिप हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। डायमेंशनलिटी को रिड्यूस करता है, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस में हेल्प करता है। अनोमली डिटेक्शन, मार्केट सेगमेंटेशन एंड कस्टमर प्रोफाइलिंग। एक मिनट। Disadvantage of cluster analysis: sensitive to the choice of initial conditions, sensitive to the presence of noise or outliers in the data, difficult to interpret the result of the analysis if clusters are not well defined. It can be computationally expensive for large data sets. Cluster of data objects can be treated as one group. The set of data into groups based on similarity and then assign label to groups. Main advantage of clustering over classification. कहाँ कहाँ यूज होता है? मार्केट रिसर्च, पैटर्न रिकॉग्निशन, कैरेक्टराइज टू कस्टमर ग्रुप्स, बायोलॉजी में यूज होता है, क्लासिफाइंग डॉक्यूमेंट्स, आउटलायर डिटेक्शन एप्लीकेशन, tool to gain insight into distribution of data to observe characteristics of each cluster. Requirements क्या है? Scalability, scalable clustering algorithms चाहिए, different kinds of attributes से deal करे algorithms ऐसा चाहिए, discovery of cluster with attribute shape, high dimensionality. Clustering methods है, यहाँ पे क्या क्या methods है clustering का वो थोड़ा सा देखते हैं। K-mean, partitioning method, hierarchical method, density based method, grid based method, model based method, constraint based method. के मीन्स जो है, के मीन्स में हम लोग क्या क्या करते हैं? स्टेप्स है ये सब डिफरेंट मेथड्स का। के नॉन एम्प्टी सेट्स में पार्टीशन करते हैं, सीड पॉइंट्स को कंप्यूट करते हैं, ईच ऑब्जेक्ट टू द क्लस्टर विद नियरेस्ट सीड पॉइंट। पार्टीशनिंग मेथड में पार्टीशन विल रिप्रेजेंट क्लस्टर एंड के लेस देन n, classify the data into k groups which satisfy the following requirement. Each group contains at least one object. Each object must belong to exactly one group. Hierarchical method में agglomerative approach and divisive approach. Bottom-up approach: start with object forming a separate group. It keeps on merging the object or group that are close to one another. Divisive approach: divide करते रहते हैं, ठीक है। Disadvantage: method is rigid. Once merge or split is done, it can never be undone. Two approaches that are used to improve quality of hierarchical clustering. इसमें क्योर इग्नोर्स, ये सारा चीज उसी के बारे में डिस्क्राइब किया हुआ है, ठीक है, थोड़ा डिटेल में। डेंसिटी बेस्ड मेथड में क्लस्टर बेस्ड ऑन डेंसिटी सच एज density connected points. Major features क्या? discover cluster of arbitrary shape, handle noise, one scan, need density parameters. Different methods है ये। typical method db scan, optics denq, border core outlier,
सॉलिड मैथमेटिकल फाउंडेशन, ये सब स्टैटिस्टिकल टर्म है, स्टैटिस्टिकल वे में ही इसको बताया गया है। ग्रिड बेस्ड मेथड, मल्टी ग्रिड डेटा स्ट्रक्चर। Major advantage of this method is fast processing time dependent on the number of cells in each dimension in quantized space. तो डिफरेंट मेथड, ये सब नेम्स है डिफरेंट मेथड्स का, ठीक है। नॉर्मल यूनिफॉर्म टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, वेव क्लस्टर, तो ये इतना डिटेल्स में करने का जरूरत नहीं है, जस्ट मैं इसमें जस्ट इंफॉर्मेशन दे दिया हूँ। 6 model based approach to hypothesize each for each cluster and find the best fit of data in the given model. EM, SOM, COB, WEB. Initial estimate of parameter vector pattern belongs to the same cluster. Clustering constraint based method. Okay. Typical method COT, constraint clustering, less parameter but most user design cluster. ये इतना डिटेल में करने का जरूरत नहीं है। क्लस्टर प्रॉपर्टीज ऑफ क्लस्टरिंग मेथड्स दिया हुआ है। एग्लोमेरेटिव अप्रोच में हायरार्किकल मेथड तो पता है, हायरार्किकल डिकम्पोजिशन ऑफ गिवन सेट of data object is created, we can classify hierarchical method, able to know the purpose of classification on the basis of how the hierarchical decomposition is formed. ठीक है, तो दो अप्रोच है। एग्लोमेरेटिव अप्रोच में क्या होता है, बॉटम अप अप्रोच है। गिवन डेटा को डिवाइड किया जाता है डिफरेंट ग्रुप्स में और उसके बाद में उसको मर्ज कर दिया जाता है, ठीक है। और डिविजिव अप्रोच में क्या होता है, टॉप डाउन अप्रोच है। डेटा ऑब्जेक्ट्स इन द सेम क्लस्टर, हम लोग उसको अलग अलग ये में डिवाइड करते हैं, ठीक है। एक मिनट, एक मिनट, मैं इसका भेज देता हूँ नोट्स ग्रुप में। तो advantages में identify patterns and relationship within a database that may not be immediately obvious. Exploratory data analysis में यूज होता है dimensionality, मतलब नंबर ऑफ फीचर्स जो जरूरत नहीं है उसको रिड्यूस करने में हेल्प करता है। Anomaly डिटेक्शन में यूज होता है मार्केट सेगमेंटेशन, कस्टमर प्रोफाइलिंग। Disadvantage, sensitive to the choice of initial condition, sensitive to presence of noise or outliers, आउटलायर या नॉइज हो सकता है। कभी कभार रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करने में मुश्किल होता है अगर क्लस्टर्स डिफाइन नहीं है। computationally expensive for large data sets, result of analysis can be affected by choice of clustering algorithm used.
Once the group is split or merged, it can never be undone. That is a rigid method. ठीक है, जो क्लस्टर जो हम लोग ग्रुप बनाते हैं, ठीक है, तो वो ग्रुप कैसे बनाएंगे कि हमको पहले ग्रुप बनाने से पहले जितना भी लिंकेजेस ऑफ द ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो ध्यान में रखना होगा, ठीक है. One can use a hierarchical agglomerative algorithm for integration of hierarchical agglomeration. In this approach, first the objects are grouped into microclusters. After grouping data objects into microcluster, macro clustering is performed on the microcluster. Okay. Density based method, grid based method, model based method, constraint based method. ठीक है. तो एप्लीकेशंस तो हम लोग देख लिए. इमेज प्रोसेसिंग में यूज होता है, डेटा एनालिसिस में, पैटर्न रिकॉग्निशन में. ग्रुप्स बना रहे, कस्टमर क्या खरीद रहे हैं वो ग्रुप्स बनाने में हेल्प करता है. बायोलॉजी, डिराइविंग एनिमल एंड प्लांट टैक्सोनॉमीज, आइडेंटिफाइंग जीन्स विद द सेम कैपेबिलिटीज. क्लासिफाइंग डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट को क्लासिफाई करने में यूज होता है. एक मिनट. तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर बाकी नेक्स्ट क्लास कर लेंगे. ठीक है. ओके सर. ठीक है.